हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आज आप लोग के लिए सेट 41 लेकर आया हूँ। दोस्त, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बहुत ही लेट से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, चूँकि बहुत ही कुछ पर्सनल काम हो गया था जिसके कारण से लेट हूँ और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक दोस्त ने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, तो मैं उसे बताया, तो अब ठीक हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे और इस कोरोना के से बच रहे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मैं भी अब आपके साथ जुड़ जाता हूँ और आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँगा और आता रहूँगा। तो चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी शिकवा और शिकायत के। तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले उसे सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकर्सिव सॉल्यूशन ऑफ द सबसेट सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है दोस्त कि इट हैज़ एन एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी बिकॉज सबसेट सम प्रॉब्लम हैज बोथ रिकर्सिव एज वेल एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। सबसेट सम प्रॉब्लम जो होता है वो दो तरह के सॉल्यूशन को रखता है, एक आपका रिकर्सिव और उसी के जैसा आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन को भी है क्या करके रखता है, सोल्व करता है या तो रखता है। जो आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन हैज एन एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी एज इट विल रिक्वायर टू चेक फॉर ऑल सबसेट्स इन रोस्ट केस, सो it has an exponential time complexity. So here option A is true. Next question number 2. Question number 2 आपका बोलता है which of the following is not represented in a subroutine's activation record frame for a stack based programming language। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में आपको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपका सिंपल सा आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर आपका होगा हीप एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है व्हाट अलाउज TCP टू डिटेक्ट लॉस्ट सेगमेंट्स एंड इन टर्न रिकवर फ्रॉम दैट लॉस। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है बोथ सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर बिकॉज TCP header contains separate fields for sequence number and acknowledgement number. Comparing this value is what allows TCP detect lost segment and in turn recover from that loss. After detecting the lost segments, मतलब कि जो TCP है वो क्या करता है कि lost segment को डिटेक्ट करता है और उसके बाद रिकवर में रिक्वायर्ड रीट्रांसमिशन, मतलब कि उसके रिकवरी के लिए फिर से रीट्रांसमिशन कराता है ऑफ द लोड सेगमेंट्स ऑफ द डेटा। तो सो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट, सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि द ऑपरेशन अलाउज द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशंस बाय मर्जिंग पेयर्स ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल। मतलब कि दो पेयर को ऑफ टपल्स को क्या करना है, मर्ज करना है और उसे सिंगल टपल में क्या कर देना है, चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका काम करता है ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन क्या करता है कि ज्वाइन फाइंड द कॉमन टपल्स इन द रिलेशंस एंड कंबाइन इट। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन। आपका एक सी लैंग्वेज का डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका एज्यूम क्या है, एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप शॉर्ट, फ्लोट एंड लॉन्ग ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, 4 बाइट्स एंड 8 बाइट्स। मतलब कि शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट आपका 4 बाइट को और लॉन्ग आपका 8 बाइट को ऑक्यूपाई करता है रेस्पेक्टिवली।
द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल टी, तो टी के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, इग्नोरिंग अलाइनमेंट कंसिडरेशन इज बाइट्स, और वहाँ पर अलाइनमेंट कंसिडरेशन को इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट है वो कितने बाइट्स को, तो ईच शॉर्ट नंबर कंसीडर 2 बाइट्स, तो 5 एलिमेंट को आप वहाँ पर इंसर्ट करिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 10 बाइट्स। और ये 4 बाइट्स और 8 बाइट जो आपका फ्लॉट और लॉन्ग दिया हुआ है, इसमें से आपको जब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यूनियन को डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक है ना, तो यूनियन को डिक्लेरेशन किया गया है तो क्या करता है ये कि यूनियन जो है वो आपका एलोकेट करता है मैक्सिमम ऑफ फ्लॉट एंड लॉन्ग, ठीक है ना। मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू आपको कौन कंसीडर कर रहा है, या तो फ्लॉट या तो लॉन्ग, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से ले लेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू किसका है, लॉन्ग का है, तो ये हो जाएगा आपका 8 बाइट, तो 8 बाइट वहाँ से कंसीडर कर लेता है। और इसे जब आप टोटल वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा 18 बाइट्स। तो सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू पूछा है कि द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरिएबल टी, तो उसके लिए कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 18 बाइट्स की टोटल होगी, ठीक है, क्योंकि आपका शॉर्ट के लिए आपका 10 बाइट्स और यहाँ पर आपका यूनियन डिक्लेरेशन किया गया है, तो यूनियन क्या करता है कि ये दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका लॉन्ग का है तो ये हो जाएगा आपका 8 बाइट्स, और इसे जब टोटल आप फाइंड आउट करिएगा तो 18 बाइट्स आपको आउटपुट आएगा, मतलब आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेमडा ऑफ लेंथ लेमडा, लेमडा एक्चुअल ऐसे होता है बट यहाँ पे दूसरा साइन पड़ गया, लेमडा बाई 4 विथ करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ZO एंड लोड ZL ईच। तो यहाँ पर आपको बताना है इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा, ठीक है, जब आपका करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ZO हो और लोड आपका ZL है। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो आपका फाइंड आउट आता है आपको, मतलब फाइंड आउट हो जाता है उस फार्मूले से ZO का स्क्वायर बाई ZL। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर हम लिखना चाहता हूँ तो लिख दूँ कि Z इन मतलब कि इनपुट इम्पिडेंस इक्वल टू ZO इंटू ZL प्लस स्मॉल j ZO tan बीटा L, ठीक है, बाई ZL tan बीटा L। अब यहाँ पर फाइंड आउट करिएगा तो बीटा L इक्वल टू होता है बीटा L इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2। तो यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाएगा, सॉरी लेमडा बाई 4 जो आपको यहाँ से लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5/2। अब जब इसे फाइंड आउट करिएगा तो ये सिंपल सा आंसर निकल कर आ जाएगा ZO का स्क्वायर बाई ZL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है कंसीडर ए पाइपलाइन विथ 5 स्टेज। आपका पाइपलाइन का 5 स्टेज दिया हुआ है। अज्यूम दैट फर्स्ट स्टेज टेक 5 यूनिट, सेकेंड स्टेज 2 यूनिट, थर्ड 3 यूनिट्स, फोर्थ 1 यूनिट्स एंड फिफ्थ टेक्स 4 यूनिट्स। द स्पीड अप फैक्टर ऑफ पाइपलाइन, अब इसको बताना आपका स्पीड अप फैक्टर। तो स्पीड अप फैक्टर बराबर आप इक्वल टू आपको पता है क्या होता है कि टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन बाई टाइम टेकन विथ पाइपलाइन, ठीक है। तो स्पीड अप फैक्टर इक्वल टू होता है टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन बाई टाइम टेकन
विथ पाइपलाइन, मतलब कि TWP/TP। ठीक है। अब देखिए यहाँ से विदाउट पाइपलाइन को आप फाइंड आउट करिएगा टाइम टेकिंग, तो ये सारे को प्लस करना पड़ेगा, सारे को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15। ठीक है, और जितना भी डिले टाइम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिले टाइम यहाँ पर नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं n। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए, n मान लिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि n बी द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, सपोज डेट मान लेते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आप जब यहाँ से विथ पाइपलाइन आप फाइंड आउट करिएगा, तो इसी वैल्यू का जितने भी टाइम टेकन है उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है ना, और टाइम टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना है, n है। ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका निकल जाता है टाइम टेकन। ठीक है ना, अब देखिए इससे आप स्पीड ऑफ फैक्टर ए तो आपका निकल कर आ गया टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन, और ये आपका निकल कर आ गया टाइम टेकन विथ पाइपलाइन। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, अब इससे आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया, 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है कि CPU जनरेट 64 बिट्स वर्चुअल एड्रेस, पेज साइज इज ऑफ 8 KB। द प्रोसेसर हैज ए ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर, मतलब TLB, which can hold a total of 256 page table entry and is 4K set associative. What is the minimum size of TLB tag? दोस्त बहुत लोग समझ रहे होंगे कि सर ये तो आपका COA का क्वेश्चन है और पीछे भी आपका COA का क्वेश्चन था, तो बट बता दूं कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब तरह का क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आता है, कोवा का नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ क्या है, पेज साइज। तो पेज साइज आपका दिया हुआ है 8 KB। ठीक है ना, तो 8 KB को हम लोग लिख सकते हैं 2^13 बाइट। ठीक है ना, जो ये 13 आपका है वो 13 आपका निकल कर आ जाए ऑफसेट बिट। ठीक है, ऑफसेट बिट, ऑफसेट बिट आपका आ गया 13। अब देखिए वर्चुअल एड्रेस आपका दिया हुआ है, तो वर्चुअल एड्रेस कितना है, वर्चुअल एड्रेस 64 बिट, 64 बिट। अब वर्चुअल एड्रेस में जब ऑफसेट बिट को हम माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग बिट्स निकल जाता है। ठीक है ना, तो रिमेनिंग बिट आपका कितना आ जाएगा, 64 माइनस 13 कर देंगे तो आपका निकल कर आएगा 51। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेट्स को जब आप फाइंड आउट करिएगा, तो नंबर ऑफ सेट्स को फाइंड आउट करने के लिए तो टोटल आपका पेज एंट्री में 4K से सेट है उससे हम भाग दे देते हैं, तो मतलब 256 में हम जब 4 से हम भाग देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो आता है 64। 64 मतलब कि 2^6, मतलब 6 बिट आपका क्या निकल कर आया, नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सेट्स आपका आया 6 बिट्स। तो बिट टैग आप निकालिएगा तो रिमेनिंग बिट आपका 51 बचा हुआ था, और यहाँ से आपका 6 बिट को माइनस कर दिया जाएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 45 बिट, जो आपका टैग बिट कहलाएगा। ठीक है, तो 45 बिट आपका क्या हो जाएगा, टैग बिट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिपीट देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम, जिसको हम लोग शॉर्ट में SDTS भी बोलते हैं, विथ नन टर्मिनल्स SA एंड टर्मिनल्स AB। आपका ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन यूजिंग द एबव SDTS द आउटपुट प्रिंटेड बाय ए बॉटम ऑफ पार्सर फॉर द इनपुट AAB, मतलब कि इनपुट AAB के लिए बॉटम ऑफ पार्सर में आपका आउटपुट क्या आएगा, तो उस आउटपुट को आपको यहाँ क्या प्रिंट करेगा उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे आउटपुट, इनपुट क्या होगा आपका AAB होगा, वो भी आपका बॉटम ऑफ पार्सर से करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एस है, तो एस आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ए प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रिंट क्या कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ से देखिए ये तो आपका नन टर्मिनल है, सॉरी टर्मिनल है, और ये आपका नन टर्मिनल है कैपिटल ए, तो ये आपका प्रोड्यूस क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ से एस बी। ठीक है ना,
तो एस को प्रोड्यूस कर रहा है, बी को प्रोड्यूस कर रहा है और प्रिंट क्या कर रहा है 3 को। अब एस अगेन यहाँ से क्या प्रिंट कर रहा है, ए को प्रिंट कर रहा है और साथ में सॉरी ए को प्रोड्यूस कर रहा है और प्रिंट क्या कर रहा है 2। अब बॉटम ऑफ पार्सर में तो 2 3 1, तो ये आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 2 3 1। ठीक है, तो ये प्रिंट क्या करेगा 2 3 1 को प्रिंट करेगा। तो जो आपका ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि द रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, मतलब कि ROC ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कैजुअल यूनिट स्टेप डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस इज। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यूनिट स्टेप जो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं UN। ठीक है, तो UN के लिए जब जेड ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका दिया हुआ है UN बाई डायरेक्शनल जेड बाई जेड माइनस 1। तो यहाँ पर आपका ROC क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। तो सो हेयर ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जे मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 तक एंड होता है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें। यदि नहीं समझ में आता है तो किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट करते हैं। और एक बात और जनरल के लिए, तो जनरल के लिए भी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा रीजनिंग से, और उसमें कुछ मैथ भी होगी, मैथ और रीजनिंग। तो उस सेट को भी आप लोग लगाइएगा, उसे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन भी आपको साथ में दे दिया जाएगा। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका सारा रीजनिंग और मैथ रहेगा। ये नहीं कि जिस तरह से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और या तो फिर पूछने वाला है। ठीक है ना, तो हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आपका रीजनिंग और मैथ रहेगा। ठीक है ना, कंबाइंड रहेगा। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारा आपका क्वेश्चन देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपका रहेगा, 10 ही क्वेश्चन में, लेकिन हर एक टॉपिक से रहेगा। ठीक है ना, तो आप उसे भी आप एक बार जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो यदि आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें। यदि आपको हमारे सेट से बेनिफिट मिलता है, हमारे वीडियो से बेनिफिट मिलता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी जितना भी शेयर कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू।